नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है और इस क्वेश्चन सीरीज का ये 19वां पार्ट है। इससे पहले हम 18 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। अब बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को INC भी बोलते हैं, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और स्थान कहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में, ठीक है। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम जो है कांग्रेस के संस्थापक थे। और A.O. हुम का पूरा नाम पूछा जाता है तो इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बेमोस चंद्र बनर्जी जो हैं ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो बात विश्व की हो रही है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1825 को। ए ऑप्शन से हो जाएगा। यदि हम डेट की बात करें तो 27 सितंबर 1825 को चली थी। और जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये किस इंजन की सहायता से चलाई गई थी? तो ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये जो है लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटन तक चली थी, ठीक है। और यदि हम बात करें कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, मुंबई से थाड़े के बीच में। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें हमें याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो नर्व सेंटर किसको कहा जाता है? तो CU को कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का जो भाग होता है CU, इसको हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये CPU का मुख्य घटक होता है, ठीक है। इससे नर्व सेंटर या फिर नियंत्रण इकाई या फिर नाड़ी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये CU क्या करता है? ये कंट्रोल यूनिट जो है ये सभी हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो देखिए, हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको सरल लगे, लेकिन क्वेश्चन के बाद में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 22 राजभाषाएं हैं इनका वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी राजभाषाएं वर्णित थी भारतीय संविधान में? तो 14 राजभाषाएं वर्णित थीं। अब ये 14 से 22 कैसे हो गई, ये पूरी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 21वां संविधान संशोधन हुआ 1968 में। और 1968 में एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो वो सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 15वीं भाषा, ठीक है, 15वीं भाषा कब जोड़ी गई थी? तो 1967 में जोड़ी गई थी और 21वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी। और 15वीं भाषा कौन सी थी? तो वो सिंधी थी, ठीक है। इसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन। और 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो थी नेपाली, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखा। तो एक थी नेपाली, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी थी मणिपुरी और तीसरी थी कोंकणी, ठीक है। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये 71वां संविधान संशोधन पूछा जाता है तो केवल आपको नमक याद रखना है, ठीक है। नमक जो है वो 71 रुपये किलो है, ठीक है। तो नमक से हमारा पहली भाषा जुड़ी गई थी नेपाली। और माँ से दूसरी कौन सी जुड़ी गई थी? तो मणिपुरी। और का से तीसरी कौन सी जुड़ी गई थी? तो कोंकणी जुड़ी गई थी, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन में। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो 22 राजभाषाएं हैं और राजभाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों, सारे फैक्ट आपको याद रखना है और सारे फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि इसकी स्पीड पूछी जाए, ठीक है, तो इसकी स्पीड है
9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो महासागरीय जलधारा है ये बहती है, और यह जो है ये गर्म जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कौन सी जलधारा जो है ठंडी है, कौन सी गर्म है, तो ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, कौन सा अंग है शरीर का? तो वो है लीवर। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हमारा लीवर है, जो यकृत है, इसमें कुफर सेल पाए जाते हैं। कौन से सेल पाए जाते हैं? इसमें कुफर सेल पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, और इसी को जो है शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने के लिए रतन जोत का प्रयोग किया जाता है। रतन जोत के जो बीज होते हैं, ठीक है, जो रतन जोत के बीज होते हैं, इनसे बायोडीजल बनाया जाता है। तो यदि रतन जोत ऑप्शन में ना मिले तो रतन जोत का जो रासायनिक नाम है वो है जेट्रोफा। ठीक है, इसको जेट्रोफा के नाम से भी पूछ लेता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वुड्स डिस्पैच, या फिर इसको अपन बोलते हैं वुड्स का घोषणा पत्र। देखिए जो सामान्यतः जो मैग्ना कार्टा है इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है। कहाँ का? इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है, जो कि सन 1214 में जारी किया गया था। ठीक है, और भारत में शिक्षा के विकास के लिए, भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1854 में चार्ल्स वुड्स ने एक डिस्पैच यानी कि घोषणा पत्र दिया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, याद रखेंगे किसको कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, या फिर इसको अपन बोलते हैं वुड्स का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो देखिए वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, लेकिन बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था यानी कि लायन। और यदि हम बात करें कि जो बाघ है ये राष्ट्रीय पशु कब घोषित हुआ, तो ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। और 1973 में ही बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना शुरू की गई थी। नंबर 10 क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो किसने सहायता प्रदान नहीं की ये हमें बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके। तो जो ग्वालियर के सिंधिया हैं इन्होंने सहायता की थी, हैदराबाद के निज़ाम ने की थी, भोपाल के नवाब ने की थी, लेकिन बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। ठीक है, लेकिन एक अंग्रेजी सेनापति था, उसका नाम था कैंपबेल। इस अंग्रेज सेनापति का आपको नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है। जो कैंपबेल था इसने लखनऊ विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, लेकिन जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था, और ये जो है नेपाल चली गई थी। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें और हमें पता होना चाहिए कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको यदि हम बात करें कि किस किसने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, इंदौर के होलकर, और जोधपुर के राजा और कश्मीर के राजा, इन सभी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मोटर वाहन अधिनियम के तहत हॉर्न की शोर सीमा निर्धारित की गई है। तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत हॉर्न की शोर सीमा यानी कि नॉइस रेंज निर्धारित की गई है 93 से 112 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो यहाँ पर डीबी लिखा है ये डेसिबल का सिंबल होता है, और डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई होती है। और सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्य बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि यदि कोई मनुष्य सो रहा है तो उसको जगाने के लिए कितनी ध्वनि तीव्रता पर्याप्त मानी जाती है? तो सोते मनुष्य को जगाने के लिए पर्याप्त ध्वनि तीव्रता मानी जाती है 50 डेसिबल। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो जो मधुबनी पेंटिंग है इसका संबंध बिहार से है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है, और इसको मिथिला भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिथिला मधुबनी पेंटिंग जो है
इसको मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये है मधुबनी पेंटिंग और इसका प्रचलन जो है ये नेपाल देश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जो जलियांवाला बाग है ये स्थित है अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और बैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश के संस्थापक कौन थे ये हमें बताना है। तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जो इब्राहिम लोधी है ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, हिमालय की बाहरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की बाहरी सीमा को कहा जाता है शिवालिक हिल्स। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा, शिवालिक हिल्स, या फिर इसको चुरिया हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चुरिया हिल्स कहते हैं। जो हिमालय की बाहरी सीमा है इसको शिवालिक हिल्स या फिर चुरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो जो पपीता है इसका पीला रंग होता है, एक पिगमेंट पाया जाता है पपीते में कैरिकोजेंथिन नाम का। ठीक है, और इसी के कारण पपीते का रंग जो है ये पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वन तथा वन्यजीव किस सूची का विषय है? तो वन तथा वन्यजीव जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहले वन तथा वन्यजीव जो हैं ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके द्वारा वन तथा वन्यजीव को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, और जो 42वां संविधान संशोधन है ये संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है। ठीक है, इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो मिनी ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरे को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये जो बीबी का मकबरा है सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद। ठीक है, ये औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो बीबी का मकबरा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और जो फतेहपुर सीकरी नगर है, ठीक है, ये नगर किसने बसाया था? तो ये भी बसाया था अकबर ने। अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी जो नगर है ये बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो जो सोपान कृषि है ये पहाड़ों के ढलान पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि सोपान कृषि किन राज्यों में सबसे ज़्यादा की जाती है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, और जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी में ये सोपान कृषि की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है? तो सबसे छोटी अस्थि है स्टिपीज और सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो स्टिपीज है ये कहाँ पर स्थित होती है?
तो ये कान में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? कान में। और जो फीमर है ये सबसे बड़ी अस्थि है, ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये जांघ में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? तो जो अबुल फजल है ये शेख मुबारक का पुत्र था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो अबुल फजल हैं इनका पूरा नाम क्या है? अबुल फजल इब्न मुबारक, ठीक है। क्या नाम है? अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम है। और यदि हम बात करें कि ये अबुल फजल कौन था, तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। इसकी 2 पुस्तकें जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, ये परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और आईने अकबरी लिखी थी, ठीक है। तो 2 पुस्तकें इसकी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित है? तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे नर्मदा जिले में बनी हुई है, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें ऊंचाई की, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो इसकी यदि हम बात करें ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। अच्छा, कई बार फीट में पूछता है, तो इसकी फीट में ऊंचाई हम कितनी बोलेंगे? 597 फीट, ठीक है। और जो ये यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके मूर्तिकार कौन है? तो राम वी सूतार, इनका नाम आपको याद रखना है। राम वी सूतार जो हैं ये मूर्तिकार हैं। और यदि हम बात करें कि इसका लोकार्पण किसने किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण किया था। कब किया था? तो 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका लोकार्पण किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? ठीक है, आपको बताना है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, उस ट्रेन का नाम क्या था। जितनी भी आपको डिटेल पता हो आप लिख दें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें और उस वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे जो इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके 19 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, केवल एक पार्ट बचा है। तो हमारे जो 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही है 500 की, ठीक है, उसको भी हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे और इसके जो साइंस है इसके भी हम 6-7 पार्ट बना चुके हैं। और दोस्तों मैथ और साइंस भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैथ और साइंस टॉपिक वाइज स्टार्ट हो गई है। मैथ का जो बैच है वो शाम को 8 बजे होता है, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।